देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि प्रैक्टिकल वाइज 3 ही टॉपिक है इस चैप्टर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हिट ऑन कर सकते हैं, जिसमें सम सॉल्व करना पड़ सकता है। उनमें से एक ही है, एक आगे आएगा नेक्स्ट क्लास में आईटीसी, और ये आ रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? सीधा बात है सर, किस अमाउंट के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। हम लोग सामान खरीद के लाते हैं, मान लो हम 2 टी-शर्ट खरीद के लाया, एक टी-शर्ट का दाम लेट से 1200 रुपये है, तो मगर दुकानदार कैसे बिल बनाता है, 2 टी-शर्ट का 2400 रुपये लिखेगा वो, उस पर फिर लगाएगा जीएसटी 2400 पे। अगर मान लो 5% जीएसटी है तो 120 रुपीज़ का जीएसटी चार्ज करेगा और मेरा बिल बना देगा। अगर डिस्काउंट है तो पहले डिस्काउंट माइनस करेगा, मतलब डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर बिल बनेगा। ये 2 बात मेन काम का ध्यान रखना कि डिस्काउंट पहले माइनस होगा उसके बाद जीएसटी कैलकुलेट। ठीक है, अब बात आता है सर ये तो नॉर्मल बात हो गया, ठीक है हो गया, नहीं हो नहीं गया। अगेन वही कस्टम्स वाला बात, अगर पार्टी रिलेटेड है और प्राइस होल कंसिडरेशन नहीं है, मनी 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 होल कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसी को तो ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलेंगे, जो कस्टम में भी लैंग्वेज था। जिस दाम पे आपका मेरा डील हो रहा है उस दाम को ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। यही कस्टम में रूल था कि नॉर्मली अगर अनरिलेटेड पार्टी है और प्राइस होल कंसिडरेशन है मनी मनी, तो फिर सीधा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही कस्टम ड्यूटी लगता था। यहां पे वही है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही जीएसटी लगेगा। लेकिन सर अगर ये नहीं हुआ तो, माने अगर मनी होल कंसिडरेशन नहीं है, बार्टर सिस्टम भी है, और या फिर पार्टीज अनरिलेटेड नहीं है, तो पहले ये बोला कि अगर मनी होल कंसिडरेशन और पार्टी इज अनरिलेटेड है तो ट्रांजैक्शन प्राइस एड एनी स्पेसिफिक एडिशन एंड लेस एनी डिस्काउंट। तो अगर नॉर्मल है, नॉर्मल कहानी है, तो क्या होगा, आपके मेरे बीच में जो डील हुआ वो दाम प्लस अगर कोई एडिशनल चार्जेस लग रहे, कभी कभी होता है ना, इंश्योरेंस अलग से ऐड कर रहे हैं या पैकिंग चार्ज अलग से ऐड कर रहे हैं बिल में, तो वो भी ऐड हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, डिस्काउंट। अब जो वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी कैलकुलेट। ये हुआ बेसिक फंडामेंटल। लेकिन सर अगर ये रूल टूट रहा है ऊपर वाला कि मनी होल कंसिडरेशन नहीं है या फिर पार्टीज रिलेटेड नहीं है, तब क्या होगा, तो जीएसटी रूल्स आएंगे, जैसे कस्टम्स में था ना वैसे यहां पे आएंगे, रूल नंबर 27 टू रूल नंबर 31। फिर यहां पे बोला कि कुछ स्पेसिफिक सप्लाईज है तो उसके लिए थोड़ा रूल अलग होगा, जैसे यहां पे बताया देखो लॉटरी के केस में क्या होगा, या फिर इंश्योरेंस एजेंट के केस में क्या होगा, प्योर एजेंट के केस में क्या होगा। डॉलर पाउंड का अगर एक्सचेंज रेट वाला कहानी है ना, ये भी तो एक सर्विस है ना बेटा, आपके पास डॉलर आप उसको रुपए में कन्वर्ट कराने गए, आपके पास रुपए आप डॉलर खरीदने गए हो, तो जो आपको डॉलर बेच रहा है उस पर भी जीएसटी लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। देखो इंडियन मनी के बदले अगर कोई इंडियन मनी दे रहा है वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन फॉरेन करेंसी के बदले इंडियन मनी दे रहा है या इंडियन मनी के बदले फॉरेन करेंसी दे रहा है उस पर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो आ जाओ एक एक करके। तो पहले नॉर्मल बोला वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू में अगर कोई स्पेशल एडिशन है तो वो ऐड हो जाएगा, और कोई डिस्काउंट है तो वो माइनस हो जाएगा। ट्रांजेक्शन वैल्यू कब लेंगे, अगर प्राइस होल कंसिडरेशन है और पार्टी रिलेटेड नहीं है, मनी होल कंसिडरेशन और पार्टी रिलेटेड नहीं है, ये बात हम ऊपर बोल दिया। ठीक है, कब मानेंगे पार्टीज को रिलेटेड, देखो मनी होल कंसिडरेशन नहीं है ना बेटा, उसमें कोई ज्यादा झमेला भी नहीं। मान लो आप लोग लेते हैं ना आजकल मोबाइल एक्सचेंज सिस्टम पे, हम पुराना मोबाइल देते हैं और बदले में नया मोबाइल लेते हैं। हाँ सर। और थोड़ा पैसा भी दे देते हैं। लेट से हम 15,000 का एक नया मोबाइल लिया, मेरा पुराना मोबाइल का 3,000 हमको लोग डिडक्शन दे दिया एक्सचेंज ऑफर, और बदले में मेरे से 12,000 रुपये ले लिया। अब बताओ जीएसटी 12,000 रुपये कि 15,000, आपको क्या लगता है? पूरे 15,000 पे। वेरी गुड, जीएसटी सर 15,000 के लगेगा। तो इस केस में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं होता,
क्योंकि जो गुड्स खरीद रहे हैं उसका जो वैल्यू है उस पे जीएसटी लगना चाहिए। लेकिन यहां पे भी कुछ कुछ जगह कॉम्प्लिकेशन आ सकता है कि वो गुड्स का दाम एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, अलग अलग कहानी है, तो अलग बात आएगा। नॉर्मली आपका सिंपल लॉजिक एकदम क्लियर है। प्रॉब्लम है बायर एंड सेलर रिलेटेड पार्टी है, वहां डिपार्टमेंट का आंख ज्यादा खुल जाता है। ये बार्टर वाला कहानी में ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर गुड्स के बदले गुड्स दे रहे हैं तब भी उस गुड्स पे उसका जो कौन सा वाला गुड्स पे बेटा, कौन सा वाला गुड्स का प्राइस? जो जो सेलर है, जो वेरी गुड, जो सेलर जो गुड्स दे रहा है उसका प्राइस। तो वहां ज्यादा झमेला नहीं लग रहा आपको, क्योंकि आप कॉमन सेंस पे आंसर ले आ रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम आएगा जहां बायर एंड सेलर रिलेटेड है, वहां थोड़ा कॉमन सेंस से ज्यादा रूल्स का बात करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे यही बताया बायर से रिलेटेड कब है, वही हो गया कंपनी का ऑफिसर या डायरेक्टर है। हम जिस बिजनेस से सामान लेके आ रहे हैं ना, वो कंपनी का जो आदमी है वो मेरे कंपनी में भी डायरेक्टर है या मेरे कंपनी में भी ऑफिसर, कॉमन है, कॉमन। या फिर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर है हम लोगों का एक पार्टनरशिप बिजनेस भी है और आपका एक अलग से बिजनेस भी है। तो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस आपके उस अलग से बिजनेस से कुछ सामान ले रहे हैं, यहां भी रिलेशन आ गया अपना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है, हम आपके यहाँ जॉब भी करते हैं और मेरा एक अलग शॉप भी है, हो ही सकता है। इंडिया में मना थोड़ी ना है कि हम जॉब करते हुए पीजीबीपी नहीं कर सकते, हम कर रहे हैं। और आप मेरे ही पीजीबीपी से गुड्स खरीद रहे हो। लेट्स से मेरा एक स्टेशनरी शॉप भी है और आपका ऑफिस मेरे ही स्टेशनरी शॉप से स्टेशनरी खरीद रहा, हम आपके यहाँ नौकरी भी करते हैं, हम आपके यहाँ अकाउंटेंट भी है, तो फिर हम लोग रिलेटेड पर्सन हो गए। 25% से ज्यादा वोटिंग आपके कंट्रोल में मेरी कंपनी का। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों बोला, यानी आप और आपके पापा भी मेरी कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं, दोनों मिलकर 25% से बेसी होल्ड कर रहे हैं। 25 या उससे ज्यादा, 25 भी होने से लग जाएगा। तो भी यहां पे क्या हो गया सर, ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं मान सकते, रिलेशन आ गया। एक दूसरे के बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर हमारा बिजनेस को कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है, या हम दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन का बिजनेस कंट्रोल करते हैं, या फिर फैमिली मेंबर्स है। और यहाँ फैमिली मेंबर मतलब वही पापा मम्मी बेटा बेटी हस्बैंड वाइफ भाई बहन, बस मतलब ब्लड रिलेशन वाला फैमिली मेंबर बोला है। हर फैमिली मेंबर है, चाचा का बेटा, ताऊ का बेटा, मामा का बेटा, फूफा का बेटा, वो नहीं, उनका बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिलेशंस। तो ये ऐसा कुछ भी अगर रिलेशन है, जैसे देखो यहाँ पे एक और मस्त एग्जांपल दिया, आप मेरे एजेंट हो या मेरे सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो भी तो हम रिलेटेड पार्टी हो गए। ठीक है, तो इन सब केसों में गवर्नमेंट बोलता है कि भैया ट्रांजैक्शन वैल्यू को लेने में हमको दिक्कत है। लेकिन बेटा अगर एक सिंपल पॉइंट समझना मेरा, ये जो बोल रहा है दिक्कत है, ये कब दिक्कत है? जब गवर्नमेंट को डाउटफुल केस है। नॉर्मली अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है आर्म्स लेंथ प्राइस पे, आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब जिस दाम में हम दूसरों को बेच रहे हैं वही दाम में आपको बेच रहे हैं, या जिस दाम में हम कहीं और से खरीद रहे हैं आपसे भी उसी दाम में खरीद रहे हैं, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तीसरा एंगल भी एक आता है, रिलेशन तो है ही, प्लस गवर्नमेंट को ये डाउट है या डिपार्टमेंट को ये डाउट है कि प्राइस आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं, ये डील आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं, एक हाथ का दूरी पे नहीं है, देन इशू है, वरना नॉर्मली कोई इशू नहीं। तो सर अगर इशू है तो फिर क्या किया जाए? तो देखो यहां पे पहले तो नॉर्मल रूल बताया, वैल्यू ऑफ, अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, क्या क्या वहां पढ़े थे ना ऊपर, कुछ इंक्लूड होगा कुछ डिडक्ट होगा। हाँ सर। तो क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या डिडक्ट होगा अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही प्राइस लेना है तो देखो जो प्राइस एक्चुअली पेड या पेएबल हो रहा है वो तो लेंगे, अब उसमें क्या क्या ऐड होगा यानी क्या क्या इंक्लूजन होगा। जीएसटी छोड़कर कोई भी और ड्यूटी अगर लग रहा है तो वो भी ऐड हो जाएगा। अगर सेपरेटली सप्लायर मेरे से चार्ज कर रहा है कोई और ड्यूटी तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा।
एनी अमाउंट दैट द सप्लाई इज लायबल टू पे, कोई ऐसा पेमेंट जो सप्लायर को करना था लेकिन वो बायर से रिकवर करा या बायर उसके बिहाफ में पे कर दे। जैसे मेरे घर तक गुड डिलीवरी आपको ही करना था, ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको ही देना था सप्लायर को, लेकिन वो पे कौन कर रहा है? बायर। रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स या सर्विस पे कर रहा है उसको, तो फिर वो भी बिल में ऐड हो जाएगा। कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस जैसे कमीशन, कोई पैकिंग, अलग से उसका चार्ज लग रहा है तो वो भी ऐड हो जाएगा। कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस अगर आप मेरे से चार्ज कर रहे हो, गवर्नमेंट को छोड़ के कोई और अगर आपको कोई सब्सिडी दे रहा है तो वो भी ऐड हो जाए। एक मस्त एग्जांपल देते हो, एक एनजीओ वो बोला, ये मान लो हम आपको बोला ये पेन आप कितने में बेचते हो? बोले 10 रुपया करके। हम एक काम करो, एक एनजीओ है उसको ये पेन 7 रुपया करके दे दो, 3 रुपया तुम मेरे से ले लो। तुम एनजीओ को बिलिंग 7 रुपया करके कर रहे हो, 3 रुपया हम तुमको पे कर देगा, सब्सिडी है मेरी तरफ से एनजीओ को। हम कौन है? गवर्नमेंट नहीं है हम। अगर हम गवर्नमेंट होता तो ये सब्सिडी एड बैक नहीं होता। मतलब गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिले उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है, बट गवर्नमेंट को छोड़ के कोई भी और सब्सिडी दे रहा है, इट विल बी एडेड। ठीक है? यस। तो ये सब ऐड होने का बात आ गया। तो क्या क्या ऐड हुआ सर? कोई भी इंसिडेंटल चार्ज जैसे कमीशन, पैकिंग वगैरह। सर कोई भी ऐसा पेमेंट जो करना था सप्लायर को था लेकिन बायर कर रहा है सप्लायर के बिहाफ में। कोई भी एडिशनल चार्ज जो बिल में अलग से ऐड हो रहा है, जैसे वारंटी का एग्जांपल था। इसके अलावा इंटरेस्ट फीस, लेट फीस वगैरह अगर कुछ ऐड हो रहे हैं तो, और इसके अलावा गवर्नमेंट को छोड़ के कोई और सब्सिडी दे रहा है तो वो भी। माइनस क्या होगा? अब आ गया एक्सक्लूजन का बात। सबसे पहले तो कॉमन बात, कोई भी डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? सर डिस्काउंट कौन सा? मतलब जो बिल में या तो मेंशन्ड है या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो आइदर बिल में ही डिस्काउंट मेंशन हो तभी माइनस करना, और आइदर तेरे मेरे बीच में, आपके मेरे बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि बाद में ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा तो वो भी माइनस कर सकते। मतलब सीधा बात बोले, जब डील हो रहा है तब वो डिस्काउंट का पता है, नोन एट द टाइम ऑफ डीलिंग, वही डिस्काउंट खाली माइनस हो। फिर यहां पे बोला भी है, एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड सब डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। या फिर आफ्टर सप्लाई वो डिस्काउंट दे रहे हैं लेकिन वो पहले से एक एग्रीमेंट में बात हो गई। ठीक बात? जी सर। ये माइनस होगा। अब आएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो ये अगर या तो डिस्काउंट बिल में ही मेंशन है तब तो माइनस 100% होगा, और अगर से बिल में मेंशन नहीं है तो तब फिर उस पर जीएसटी लगेगा, आपको माइनस करने अलाउड नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल ऐसा कोई एग्रीमेंट होके रखा है कि बाद में ये डिस्काउंट देना ही है, देन ठीक है। तो या तो बिल में मेंशन हो या एग्रीमेंट। एक मस्त बात बोला, नो जीएसटी ऑन इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल डिपॉजिट। अगर हम आपको कोई डिपॉजिट दे रहे हैं और जो बाद में आप हमको रिफंड कर दोगे उस पर जीएसटी नहीं लगता। कभी कभी होता है कि हम आपसे कोई सामान खरीदा और बदले में हम आपको बोला कि इतना एक्स्ट्रा डिपॉजिट रखो, तो वो डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं लगता। बढ़िया एग्जांपल देते हैं, आपके मेरे टाइम में तो अब प्लास्टिक वाला बोतल में कोल्ड ड्रिंक आने लग गया है ना। हाँ सर। लेकिन हमारे बचपन में ना सिर्फ कांच का बोतल में कोल्ड ड्रिंक आता था, और वो अगर हमको घर लेके आना होता था ना तो दुकानदार हमसे बोतल का भी 2 रुपए एक्स्ट्रा लेके रखता। हाँ। आपको पता है ये बात? हाँ सर। अच्छा बढ़िया बात है, क्योंकि ये बहुत पुराना बात बोल रहे हैं। आई थिंक हम जब 15-16 साल का था उसके बाद हम ऐसा नहीं देखा होता। ये उस टाइम का बात कर रहा है, 25 साल पहले मेरा जो भी है। ठीक है, तो वो माइनस, देखो वो डिपॉजिट ले रहा है मेरे से 2 रुपया बेटा,
कोल्ड ड्रिंक का दाम मान लो, एक एग्जांपल देते हैं 5 रुपया उस जमाने में, और 2 रुपया में मेरे से डिपॉजिट भी लेना बोतल का, बट वो डिपॉजिट तुमको वापस दे देगा ना जब उसको बॉटल वापस करेगा, उस Yes. पे जीएसटी नहीं लगता। तो ऐसा कोई भी, ये जस्ट एक एग्जांपल था, आजकल ऐसा नहीं होता, बट ऐसा कोई भी डिपॉजिट लिया जा रहा है जो बाद में रिफंडेबल है, उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल है, तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लेना। ठीक है, जी सर। या एक ना बहुत कॉमन सा एक बात बोला बेटा, आप जो शर्ट वगैरह ये सब लेते हो वो आप बिल में नोट करते हो, बिल छोड़ो, प्रोडक्ट के प्राइस पे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आप आटा लेके आते हो, आशीर्वाद आटा, पैकेट फूड, मैगी, वो सब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है ना। हाँ। आपको अलग से बोलता है क्या जीएसटी देने दुकानदार? नहीं बोलता, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बिकता है आजकल ये सब। तो यहाँ पर बोला है कि काम कर लेना, अगर तुमसे दुकानदार 500 रुपया लिया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो बिल कैसे बनेगा सर? डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18 करके जीएसटी का फिगर वो अलग लिखेगा, मतलब बिल में उसको दोनों अलग अलग मेंशन कर रहा है। ओवरऑल तुमसे वो फाइनल वैल्यू 500 रुपये ले रहा है, हाँ। लेकिन बिल में ऑलवेज जीएसटी का प्राइस अलग और गुड्स का प्राइस अलग मेंशन हो। देखो नॉर्मली अगर हम बोलते हैं 1200 रुपए का सामान है, उस पर 5% जीएसटी है, देन तो सीधा बात है 1200, फिर उस पर 1% ऐड करके वैल्यू हो जाएगा 1320 रुपये, हाँ। जो भी एक फिगर आ रहा है, सॉरी 10% तो 1320 रुपये, 1260 रुपये, 1260 रुपये। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो क्या करना है अपने को एग्जाम में? सर डिवाइडेड बाई 118 करके जीएसटी अलग कर लेना है और गुड्स का दाम अलग कर लेना। ठीक है, हाँ सर। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बोला, मिस्टर एक्स इज सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ 1000 टू मिस्टर बी। इन दिस एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी कंसिडर्ड चार्ज ऑफ 1000 प्रोवाइडेड मिस्टर एक्स एंड मिस्टर बी नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज। फालतू का एग्जाम्पल दिया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स को उतना कुछ करने को नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल जो दिया सॉल्व करने का, वो फिर भी करने लायक, क्या ऐड हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, एक बार करके देखना। हम लोग पहले कंटेंट खत्म कर ले रहे ताकि फिर हम लोग खाली सम्स जहां डाउट्स हो वहां जा सके। हाँ, अब आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई और गुड्स एंड सर्विस वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली मनी। अभी रिलेटेड पार्टी वाला नहीं लाया है, अभी बोला नॉट होली मनी। ठीक, तो सर क्या होगा? When the supply of goods is considered not only money, सर सीधा लॉजिक है। When open market value of supply is available, अगर जो सामान आपको हम दे रहे हैं, जो सामान हम आपको दे रहे हैं, उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, तो फिर उसी पे जीएसटी लग जाएगा। जो आपका एग्जांपल था, सब 15,000 का मोबाइल है, 3,000 का एक एक्सचेंज ऑफर देके 12,000 पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली अपने को ये तो पता ही है ना कि मोबाइल का ओपन मार्केट दाम कितना। अगर बिना बार्टर के लेते तो कितना देते? 15,000 देते, है ना? यस सर। हाँ, तो 15,000 पे जीएसटी लग जाएगा। तो ये तो एकदम कॉमन सेंस वाला बात बोल दिया जी। अब बोला अगर ओपन मार्केट अवेलेबल नहीं है उस आइटम का, सर जनरली ऐसा होगा नहीं, लेकिन लॉ ना लिखते वक्त अलग अलग सिचुएशंस को भी लिख देते हैं। अगर हुआ तो फिर हम आपको जितना रुपया दे रहे हैं प्लस एनी सम टोटल कंसिडरेशन इन मनी प्लस एनी फर्दर अमाउंट इन मनी इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी। यानी सीधा बात बोल रहे हैं, हम आपको जितना रुपया दे रहे हैं प्लस जो सामान दे रहे हैं उस सामान का आज की डेट का मार्केट वैल्यू ऐड। अगर वो सेकंड हैंड आइटम आज मार्केट में बेचने जाते तो क्या करते? तो पहला फंडामेंटल रूल क्या बोला कि सर जो सामान खरीद रहे हैं उस सामान का अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो उसी पे जीएसटी लग जाएगी। हमको नहीं देखना है कितना कैश में गया और कितना बार्टर में गया। लेकिन अगर कोई रीजन से ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज नॉट अवेलेबल, तो फिर जितना हम आपको मनी दे रहे हैं प्लस जो सामान हम आपको दे रहे हैं उसका मनी वैल्यू निकालो।
ठीक है। जी अगर सर दोनों ही वैल्यू अवेलेबल नहीं है, अब क्या करें सर? वैसा ही लाइक और काइंड क्वालिटी अगर मार्केट में कोई बिक रहा है तो उसका दाम लगा दें, ठीक है। जी सर। अगर सर ये भी सब पॉसिबल नहीं है तो सब टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड सच फर्दर अमाउंट इन मनी दैट इज इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेबल रूल 30 और रूल 31। तो आगे जाके रूल 30 और रूल 31 पढ़ेंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेट। तो रूल 27 क्या बोलते हैं? देखो रूल 27 से 31 तक पढ़ने हैं। तो रूल 27 क्या बोला कि अगर प्राइस होल कंसिडरेशन, मनी होल कंसिडरेशन नहीं है तो फिर पहले तो जो सामान दे रहे हैं उसका ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो सामान के बदले में जितना रुपया दे रहे हैं प्लस जो सेकंड हैंड सामान दे रहे हैं उसका वैल्यू ऐड कर लो, उसका इक्विवेलेंट मनी वैल्यू। दोनों अवेलेबल नहीं है तो वैसे ही लाइक और काइंड कोई आइटम है मार्केट में उसका प्राइस ले लो, और कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो रूल 30-31 के हिसाब से वैल्यूएशन। ठीक बात? हाँ सर। तो आगे जाकर रूल 30-31 पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब बोला वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर केसेस, कुछ केसेस दिए हैं, यानी यहाँ पे वो रिलेटेड पार्टी वाला कहानी लेके आ रहे हैं। तो आगे जाकर रूल 30-31 दोनों पे एप्लीकेबल होगा। देखो रूल 30-31 अभी क्यों नहीं पढ़ाए? क्योंकि सर वो एप्लीकेबल होगा, वो प्राइस होल कंसिडरेशन नहीं है वहां पर भी, और अगर रिलेटेड पार्टी है तो वहां पर भी, इसीलिए उसको अलग से रखा। तो अभी आ गया रूल 28। रूल 27 बोला जब मनी होल कंसिडरेशन नहीं। रूल 28 बोलता है when both between distinct और रिलेटेड पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, किसके बीच में डील हो रहा है? डिस्टिंक्ट या फिर रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट। अभी एजेंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो एजेंट छोड़ के और कोई रिलेशन है आपका मेरा, जो पढ़ेगा ना ऊपर रिलेटेड पार्टी, उसमें लास्ट पॉइंट एजेंट भी था, तो यहां पे एक बार एजेंट को एक्सक्लूड किया। तो यहां पर कैसे लेंगे प्राइस? बोला भाई अगेन सेम, व्हेन द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज अवेलेबल। अगर ओपन मार्केट सप्लाई अवेलेबल है और रिसिपिएंट आईटीसी अवेल नहीं कर सकता तो फिर ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। देखो यहाँ पे कितना ब्रेकअप में कंडीशन लेके आ रहा है। पहला केस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पार्टी रिलेटेड और डिस्टिंक्ट है, एजेंट छोड़ के, एजेंसी छोड़ के पार्टी रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन है। अब वहां पे पहला केस क्या लेके आ रहा है? जब ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज अवेलेबल और रिसिपिएंट आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या लेंगे? गुड्स का ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, झमेला खत्म करो। अगर रिसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस shall be deemed to be the open market value of the goods and service. In such a transaction is natural, tax natural. क्या बोलना चाह रहा है पता है यहाँ पे? अगर बायर आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल है तो फिर ये सब नौटंकी करो ही मत, जो इनवॉइस का दाम है वही ले, क्योंकि वो आईटीसी क्लेम करेगा, जितना जीएसटी जमा वो इनपुट के रूप में क्लेम कर लेगा। तो फिर गवर्नमेंट बोलता है यहाँ पे हम कोई भी जीएसटी लगा दे, सामने वाला तो इनपुट क्लेम कर ही लेगा, फिर तो फिर यहाँ पे ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं। समझ में आया ये वाला पॉइंट? हाँ सर। तो यहाँ पे दो कहानी बोल रहा है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है और बायर आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब बायर आपके मेरी तरह नॉर्मल कंज्यूमर है जो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, या कोई दुकानदार भी है जो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलता है उस आइटम को ओपन मार्केट वैल्यू पे जीएसटी लगा दो, तुम जिस भी दाम में डील किया डोंट मैटर, ओपन मार्केट वैल्यू पे जीएसटी लगेगी। लेकिन अगर रिसिपिएंट आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल है तो फिर नौटंकी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जितना भी जीएसटी लगा दे जिस भी वैल्यू को लेके अल्टीमेटली उतना ही तो वो सामने वाला पार्टी इनपुट भी क्लेम कर लेगा, तो फिर फायदा क्या है झमेला करके। तो फिर ट्रांजेक्शन को नेचुरल मान के इनवॉइस वैल्यू पे जीएसटी लगा दो। अब बोलता है अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा? When the goods are not intended for further supply,
अगर गुड्स इस सोच के साथ खरीदा जा रहा है कि उसको आगे बेचना नहीं है, तो वैसा ही कोई लाइक एंड काइंड क्वालिटी है, उसका प्राइस लग जाएगा जीएसटी में। मतलब सब बाहर खरीद रहा आगे बेचने के लिए नहीं, मतलब वो नॉर्मल कंज्यूमर है या कोई मैन्युफैक्चरर है जो उसी को प्रोसेस में यूज कर लेगा। मशीन खरीदा है, वो आगे मशीन को बेचेगा नहीं, वो मशीन को वही यूज कर लेगा अपने में। तो फिर वैसा ही कोई लाइक एंड काइंड क्वालिटी है, क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है सप्लाई का, तो वैसा ही कोई लाइक एंड काइंड आइटम है तो उसका जीएसटी लग जाएगा। और अगर गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई, तो वैल्यू ऑफ सेल एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर को ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो लाइक एंड काइंड का वैल्यू ले लो, या फिर अमाउंट इक्विवेलेंट, ये ध्यान से सुनना, अमाउंट इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक एंड काइंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट, नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन। क्या बोलना चाह रहे हैं? सप्लायर और किसी को भी तो बेचा है ना वो सामान, हाँ वो वाला दाम का 90% यहां पे मान लेंगे, या फिर लाइक एंड काइंड आइटम का जो वैल्यू है वो ले लेंगे। ठीक है, दोनों में ऑप्शन दिया है। जो वैल्यू तुमको सप्लाई, देखो सप्लायर ऑलवेज, सप्लायर को जब भी ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा वैल्यू लेगा? जो लोअर होगा, है ना? हाँ सर। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग बोल दिया। लाइक एंड काइंड का वैल्यू, या वैसा ही लाइक एंड काइंड का आइटम सप्लायर किसी और को बेचा है, नॉट रिलेटेड पर्सन को, उसका 90%। दोनों में जो लोअर होगा। ठीक है, और फिर एक ही बात बोला, अगर इनमें से कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हो सकता तब सर रूल 3031। ठीक, तो रूल 28 कर लिए, रूल 27 पढ़े जहां पे मनी और कंसिडरेशन नहीं है, रूल 28 पढ़े जहां रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पार्टी के बीच में डील हो रहा है। क्लियर है ये बात? हाँ सर। अब आता है बात, अच्छा रिलेटेड तो समझ में आया, डिस्टिंक्ट पार्टी कौन है? सप्लाई के सर्विस के सप्लाई के डेफिनेशन पढ़ाते वक्त हमने बताया भी था, नहीं याद है? सुन लो दोबारा, भूलो मत ये। रिलेटेड का डेफिनेशन तो कॉमन है, डिस्टिंक्ट में तो एक ही लाइन है बेटा। रिलेटेड का डेफिनेशन तो लंबा चौड़ा है, डिस्टिंक्ट में तो एक ही लाइन है। ब्रांच, डिपार्टमेंट, इनमें ट्रांसफर। अच्छा, तो सर यहाँ जीएसटी क्यों लगेगा? अगर सेम जीएसटी नंबर है तब तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर अदर जीएसटी नंबर है, हम मेरा ही ब्रांच का कलकत्ता में एक और ब्रांच है बट उसका दूसरा जीएसटी नंबर ले रखा है, तो फिर जीएसटी लगेगा। और अगर दूसरा स्टेट में भेज रहा है तो वहां तो दूसरा जीएसटी नंबर होगा ही ऑब्वियसली, तो वहां भी जीएसटी लगेगा। तो उसको ये बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, यस सर। तो यहाँ रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन है तो ये सब रूल्स का झमेला आ रहा है। रूल 29 बचा, फिर रूल 3031 बचेगा। रूल 29 क्या बोलता है? एजेंट वाला बात, क्योंकि ऊपर एजेंट को एक्सक्लूड किया था ना, तो यहां पर एजेंट के लिए अलग से लिखा। तो यहां पर क्या बोला? वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड बिटवीन प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट व्हेन द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड इज अवेलेबल। तो फिर या तो ओपन मार्केट वैल्यू या फिर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड, whichever is at the option of the supplier। क्योंकि देखो बेटा, एजेंट को माल दे रहे हैं तो हम बोल ही सकते हैं ना, एजेंट से थोड़ी ना मार्केट का प्रॉफिट भी चार्ज करेगा। हम उस पर जीएसटी क्यों दें? डिबेट तो इसी बात कहना है कि ओपन मार्केट वैल्यू माने उसमें मार्केट का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है जी। तो बेटा जी हम प्रॉफिट पे जीएसटी क्यों दे दें? हम तो एजेंट को माल भेज रहे हैं, सप्लायर लड़ेगा इस बात पे, एजेंट से थोड़ी ना हम प्रॉफिट कमाते। डिपार्टमेंट बोला ठीक है,
सप्लायर को ऑप्शन देते या तो ओपन मार्केट वैल्यू या फिर जितना में हम अपने एजेंट को माल भेज रहे हैं उसका 90%, क्योंकि जनरली डिपार्टमेंट ये मानता है कि 10% प्रॉफिट मार्जिन होता है, इसीलिए देखो हर जगह 90% का बात लाना। ठीक है। हाँ सर। और अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो तब तो वही बोला ये रूल 30-31। तो एजेंट में भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं किया, लोग नॉर्मल सा बात करके निकल गए। अब आता है सर ये रूल 30-31 है क्या जो इतना देर से चले जाए। बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट। रूल 30 बोलता है हम कॉस्ट निकालेंगे पहले आइटम। माने क्या बोलना चाहते हैं सर, मार्केट ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। अरे तुम बनाए हो बेटा जी, तो बनाने का कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा होगा, तुम्हारा वो डिटेल दो डिपार्टमेंट। देखो इतना दूर डिपार्टमेंट जाना नहीं चाहता रूल 30-31 तक, ये एकदम लास्ट ऑप्शन रखा है, जब कुछ पॉसिबल नहीं होगा तब ये करेंगे। तो रूल 30 क्या बोलता है, तुम्हारे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो निकालेंगे और उसका 110% निकाल लेंगे। 110 क्यों अंकिता? 110 मतलब 10% जो वहाँ पे प्रॉफिट। हाँ वो भी तो निकालेंगे, क्योंकि जीएसटी तो सेल वैल्यू पे लगता है और सेल वैल्यू पे प्रॉफिट ऑलवेज होता है। अरे दुकानदार अगर तुमको एक शर्ट 1000 रुपया में दे रहा है बेटा, तो वो ऑब्वियस बात है उस 1000 में उसका प्रॉफिट भी होगा सब लोगों का। हाँ तो इसीलिए बोला खाली कॉस्ट नहीं लेंगे, कॉस्ट का 110% कर लेंगे। तो तुम अब पीछे वाला सारा नियम 27, 28, 29 नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आ जाओ, लाओ अपना बुक्स पकड़ उठा के पूरा बैठे, कॉस्ट कैलकुलेट करें तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, कॉस्ट शीट पढ़े हो? प्राइम कॉस्ट, उसके अलावा फैक्ट्री का इनडायरेक्ट ओवरहेड यानी फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, उसमें ऐड हो जाएगा एडमिन ओवरहेड। बस यही था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड ऐड लेस करते हैं तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे रुकने बोला। तो रूल 30 क्लियर है सर, लेकिन सिर्फ 10% ही क्यों मतलब मान रहे हैं? डिपार्टमेंट ये मानता है कि लोग जनरली 10% मार्जिन पे तो मिनिमम काम करते होंगे ना। अच्छा, उससे कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम नहीं होता है बाजार में। डिपार्टमेंट ये मान लिया। ये देखो अगेन ये झगड़ा है बेटा, ये डिबेटेबल बात है। 10 ही क्यों, 15 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं? तो वो लड़ाई एक अलग बात होगी। लड़ना है तो फिर तो जिंदगी में लड़ सकते हो ना। पेंसिल को पेंसिल ही क्यों बोलते हैं और कुछ क्यों नहीं नाम दिया? कुछ तो देना था ना सर, कुछ तो नाम रखना था, इसलिए पेंसिल नाम रख दो। तो कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन मानना था ना। तो डिपार्टमेंट बोला हम सप्लायर को परेशान नहीं करना चाहते। अगर हम 20-30% देखो कुछ प्रोडक्ट है जिसमें 20-30% का ही प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है होगा, हम क्या करें अब। बट हर एक पे वही लगा दे तो गलत हो जाएगा जी। और कुछ प्रोडक्ट तो दुनिया में ऐसा भी है बेटा जिनका 3%, 4%, 5% प्रॉफिट मार्जिन पे काम होता है। तो गवर्नमेंट बोला ये भी बात सच है, बट ये तो फिर आएगा हम प्रोडक्ट पकड़ के निकाले क्या ये बैठ के? ये दुनिया में पॉसिबल है क्या? इंडिया में करोड़ों प्रोडक्ट का डीलिंग होता है। हर एक प्रोडक्ट पे एक्चुअली कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है ये तो कभी जिंदगी में कोई फिक्स होता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बोला एक रैंडमली लेते 10% प्रॉफिट मार्जिन पे तो सभी काम कर ही लेते, चलो 10 ही ले लो, ठीक है। यही रीजन, और कोई रीजन नहीं है इसके अच्छे से, क्योंकि नेचुरली या नॉर्मली इतना होता है। तो जो कॉमन सेंस से होता है वही पकड़ा और कुछ। अब बोला लास्ट रूल 31 क्या है, क्या होगा बताओ आपके हिसाब से? सर जब कुछ पॉसिबल नहीं है तो डिपार्टमेंट अपने कॉमन सेंस पे प्राइस लेगा।
मार्केट सर्वे पता लगा के और कहीं कुछ हो रहा है वैसा, ये इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, रेसिडुअल मेथड। रूल 31 क्या है, रेसिडुअल वैल्यू। तो देखो क्या लिखा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर रूल 27 to 30, द सेम शैल बी डिटरमाइंड विथ रीजनेबल मीन्स consistent with the principle and general provision of section 15 and the provision of this chapter। इस चैप्टर के बाकी प्रोविजन को पढ़ते हुए असेसिंग ऑफिसर रीजनेबल तरीका निकालेगा। ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ एक मजेदार लाइन लिखा, सर रूल 30 पहले आएगा कि रूल 31 पहले? देखो यहाँ बोला दोनों में जो मतलब इंटरचेंजेबल है। जो बोलेगा आई इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस द सप्लायर में ऑप्ट फॉर दिस रूल इग्नोरिंग रूल 30। यहाँ सप्लायर को चॉइस पे रख दिया कि रूल 30 फॉलो करना है कि डिपार्टमेंट को बोल के 31 करवाना। तुमको लगता है नहीं भैया हम तो नहीं मानते रूल 30, ठीक है आ जाओ 31 पे आ जाओ। भैया कोई सप्लायर पागल नहीं होगा सर जो डिपार्टमेंट के हाथ में अपना चाबी देना चाहेगा। वो लोग तो ऐसा ऐसा रिजनेबल बात निकाल के लाएगा ना जो तुम्हारा दिमाग घुमा देगा। तुम उसका ईगो हर्ट मत करो, रूल 30 तक मान जाओ लास्ट। और देखा जाए तो रूल 30 कोई गंदा रूल नहीं बोला बेटा, 10% प्रॉफिट मार्जिन का बात किया। हाँ तुमको लड़ना ही है, नहीं है मेरा बिजनेस में तो 10% मार्जिन, ठीक है भैया लड़ो, प्रूफ करो तुम्हारे बिजनेस में 4% 5% या 6% मार्जिन है, ठीक है वो प्रूफ कर दो तुम, तो फिर असेसिंग ऑफिसर वो वाला मार्जिन लेके बात करेगा। ये बोलना है यहाँ पे ये चाहते, हम बोला ना ऊपर एक झगड़ा हो सकता है। हाँ। जिनका 20-30% प्रॉफिट मार्जिन है वो तो चुपचाप रूल 30 मान के निकल जाएगा। जी सर। लेकिन जिसका 4-5% है वो तो मानने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, 31 बनाया गया उनके लिए, करो प्रूफ बैठ के तुम, ठीक है जी सर। अब आया रूल 31 है। देखो एक बात पढ़ो, याद करो, अपने जब पढ़ रहे थे ये पार्ट पढ़ना चालू किए थे, यहाँ पे बहुत गौर करने वाला लाइन पढ़ रहे थे। क्या ये देखो हम लोग पढ़े नॉर्मली क्या लेते हैं, नॉर्मल नहीं हो अवेलेबल तो रूल 27 से 31 पे जाते हैं, ठीक है। अब बोला था अदर 4 केसेस, लॉटरी, इंश्योरेंस एजेंट, प्योर एजेंट, वो डॉलर एक्सचेंज वाला आदमी लोग, इनके लिए कुछ अलग वैल्यूएशन का तरीका रखा, तो ये पढ़ना है मिली। ये क्या बोला, कहाँ गया रे, अरे हाँ यही तो, यहां पे क्या बोला, बोला रूल 31 ए, बोला द वैल्यू द डीम्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी सेल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला, फेस वैल्यू ऑफ द टिकट डिवाइडेड बाय 128 into 100 और 100 by 128 of the price as notified in the official gazette by the organizing state। क्या बोलना चाहते, समझा सकते हो? सर एक बार वापस बोलेंगे? हाँ सर एक बार वापस बोलेंगे? यह बोलना चाहता है कि लॉटरी टिकट पे जीएसटी कितना लगे, पहले बात ये समझो। तो बोला हायर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब लॉटरी पे ऊपर ट्रांजैक्शन वैल्यू है सब गया तेल लेने। अच्छा, इनके लिए ये जो 4 आइटम पढ़ने वाले हैं ना बेटा, लॉटरी, इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन, प्योर एजेंट और डॉलर पाउंड का एक्सचेंज वाला, इन 4 में गवर्नमेंट बोला हम अपने रूल बता दे रहे हैं, चुपचाप वही फॉलो कर लेना, ठीक है। हाँ। तो क्या रूल बताया, पहले लॉटरी पे आ जाते, बोला हायर ऑफ द फॉलोइंग, या तो लॉटरी टिकट का फेस वैल्यू इंटू 100 by 128, या फिर लॉटरी टिकट का जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट पे प्राइस बताया हुआ है वो इंटू 100 by 128।
करना क्या चाह रहा है? अरे सर सीधा मान रहा है लॉटरी पे 28% जीएसटी लगेगा। हाँ तो जो भी लॉटरी का दाम है, लॉटरी का दाम में मान लो आप लॉटरी टिकट खरीदे 120 रुपया का, फेस वैल्यू यही है ना लॉटरी टिकट का। हाँ तो 120 इंटू 100 बाई 128, क्योंकि उसमें जीएसटी इंक्लूडेड मान रहा है। और लॉटरी में कितना जीएसटी है? 28%। 28%। तो यानी अपने यहाँ पे 128 हो गया ना। यस सर। तो इनको 100 कर लो, आ गया जीएसटी का वैल्यू। ठीक है, से इंटू 100 करेंगे तो उसका नॉर्मल वैल्यू आएगा ना, 28 करेंगे तो उसका जीएसटी वैल्यू आएगा। यहाँ हाँ सॉरी, यहाँ पे बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का। सॉरी सॉरी सॉरी, अब जीएसटी बोल गया गलती से। हमको बोलना था उसका वैल्यू आ जाएगा। हाँ, उस पर फिर 28% वही हो गया, इंटू 28 करो तो जीएसटी आ गया। ठीक है जी सर। और या फिर हायर बोला है, सेकंड केस क्या बोला है? या तो पहले फेस वैल्यू से करो, लेकिन मान लो उसका गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में बोल रखा है 140 रुपया दाम है, तो फिर 140 इंटू 100 बाई 128 का। तो जिस दाम में तुम लॉटरी बेच रहे हो, फेस वैल्यू या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में बोला है, दोनों में से विच इज हायर पे डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100 का। अब जो वैल्यू आए वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो। ठीक है, यहाँ पे ज्ञान दिया है कि लॉटरी जनरली दो टाइप का बिकता है। लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट मीन्स अ लॉटरी नॉट अलाउड टू बी सोल्ड इन एनी अदर स्टेट, और लॉटरी ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट मीन्स अ लॉटरी ऑथोराइज्ड टू बी सोल्ड इन स्टेट अदर देन द ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। लॉटरी टिकट दो टाइप का बिकता है इंडिया में, एक रन बाय स्टेट और एक ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट। रन बाय स्टेट सिर्फ उसी स्टेट में बिकता है, दूसरे स्टेट में बिकना अलाउड नहीं है। जैसे केरला लॉटरी, वो सिर्फ केरला में मिलेगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन डियर लॉटरी पूरे इंडिया में मिलता है, तो वो ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये ठीक है, उतना तुम्हारा काम का बात। ठीक, तो यहाँ पे यही बोला लॉटरी का काम। अब यही बोला विनिंग इन बेटिंग वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह। तो फेस वैल्यू का द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस ऑफ विनिंग और बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेडिंग इन रेस क्लब विल बी 100% फेस वैल्यू ऑफ बेट और अमाउंट पेड इन द टोटल स्टेक। वही 100% ऑफ द फेस वैल्यू। तुम जितना बेटिंग में पैसा लगाए हो ना, लोग बोलते ना घोड़ा का रेस पे मेरी तरफ से 1000 रुपया, मेरी तरफ से 500 रुपया, तो जो जितना रुपया लगा रहा है उसी को फेस वैल्यू मान के उस पर 28% जीएसटी लग जाए। ठीक है बेटा, इन सबका जो ऊपर प्रैक्टिकल सम छोड़ रहा है ना, ये लोग आप लोग करो। अगर आप लोग को लगता है कि सर नहीं समझ में आया तो अपनी क्लासेस करेंगे पहले, इसलिए हम कंटेंट खत्म कर ले रहे हैं ताकि हम लोग कंटेंट वाइज खत्म हो जाए इसी महीना में। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे आया रूल 32, ये किसके ऊपर है? हाँ, फॉरेन करेंसी वाला। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू सप्लाईज, ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस है, तो यही पार्ट मेन है आज के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सुनना अच्छे से। इस पे शायद एग्जाम्पल दिया, वो भी सॉल्व साथ में कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेटेड टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग shall be determined by the supplier of services in the following manner। दो ऑप्शन दिए। पहला केस क्या बोला? when one of the currency exchange is INR, मतलब या तो रुपया दे के डॉलर ले रहे हो या डॉलर दे के रुपया ले रहे हो, मतलब दोनों करेंसी में से एक करेंसी इंडियन रुपीज है। ठीक, जी सर। तब क्या दिया ऑप्शन? तब बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना ले, difference between buying rate or the selling rate and the RBI reference rate for that currency at that time into total unit of currency। आपको पता है डॉलर पाउंड का बाइंग और सेलिंग रेट का गैप होता है। आप अगर डॉलर लेने जाओ अभी, आपको मिलेगा 84.28 में मान लो,
और अगर यही आपके पास डॉलर, आप डॉलर बेच के रुपया लेने जाओ तो आपको हो सकता है 82.1 मिले या 80.28 मिले, ऐसे कुछ मिले, मतलब कम। ऑब्वियस बात है ना बेटा, आप डॉलर लेने जाओ तो आपको ज्यादा दाम में मिलेगा, और अब ये डॉलर बेचने जाओ तो जितना बाइंग रेट है उससे कम रेट में मिलेगा। हाँ, क्यों? अरे भाई सर वो कमाएगा क्या? तो वो भी तो कमाएगा। हाँ सही बात है। बैंक या मनी चेंजर क्या कमाएगा इसमें? आपको पता है डॉलर पाउंड करेंसी दो जगह जाके कर सकते हो आप, या तो बैंक चले जाओ या गवर्नमेंट ऑथराइज मनी एक्सचेंजेस होते उनके पास चले जाओ, बात एक ही है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो वो कमाएगा ना। हाँ वही। तो यही तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए ना। वो कितना सर्विस दे रहा है, एक्चुअली में ये गुड्स नहीं है, ये सर्विस का सेल है। पहले तो ये ब्रेन बात में रखो, इट इज नॉट गुड्स, इट इज सर्विस सेल। डॉलर कोई गुड्स नहीं है, डॉलर को रुपया में कन्वर्जन या रुपया को डॉलर में कन्वर्जन या एनी करेंसी कन्वर्जन, वो एक सर्विस है। तो इन दोनों का डिफरेंस है, तो वो कमाएगा उतना का जो सर्विस वो आपको दे रहे हैं। तो डॉलर के वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगाना है हमको, सर्विस के वैल्यू पे जीएसटी लगाना। ठीक बात। हालांकि आप एक बात बोले, जहां पे आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज पे ही जीएसटी लग जाएगा, उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो। कभी कभी देखो आप बोलोगे आरबीआई का एक्सचेंज रेट कैसे अवेलेबल नहीं है, बेटा कभी कभी क्या होता है ना, कुछ करेंसीज ऐसी है जो बहुत मतलब फ्लूइड है, मतलब बहुत इजीली अवेलेबल और बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, उनका रेडी रेट हर समय अवेलेबल होता है। ठीक है, हाँ। लेकिन कुछ कुछ करेंसी ऐसा है जो इतना इंडिया में लेन देन नहीं होता है सर, वहां पर क्या होगा? सो उसका भी तो रेट मतलब ऐसे तो मिल ही जाएगा ना आरबीआई को। नहीं, वही बोलना चाह रहे हैं। तो इंडियन अगर अवेलेबल नहीं है आरबीआई का रेफरेंस रेट, इंडिया में ना 2-3 रेफरेंस रेट चलते हैं, अगर आरबीआई का रेट अवेलेबल नहीं है तो कोई और रेट पे कन्वर्जन हो जाता है। आपको याद है जब कस्टम पढ़ रहे थे वहां बोला था ना कस्टम का रेट अवेलेबल है, हाँ। आरबीआई का रेट नहीं ले रहे थे वहां, तो एकदम जी जी। हाँ, तो वही बात यहाँ पे बोलना चाह रहे। तो पहला पॉइंट क्या बोला, अगर रेट अवेलेबल है तो दोनों के रेट का डिफरेंस इनटू नंबर ऑफ डॉलर्स। लेकिन अगर रेट अवेलेबल नहीं है तो फिर जितना आप इंडियन रुपीस दे रहे हो या ले रहे हो उसका मतलब उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे, उस पर जीएसटी लगे। बात क्लियर है? हाँ। फिर जैसे हम एग्जांपल भी दिया, देखो यूएस डॉलर 100 आर सोल्ड बाय अ कस्टमर एट द रेट ऑफ 78 पर यूएस डॉलर, और आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है 77 फॉर दैट डे। तो दोनों का गैप कितना आ रहा है? 1 रुपया बेटा 1 रुपया का। हाँ। 1 रुपया इंटू $100, हाँ। तुम $100 दे रहे हो, हाँ। है ना? हाँ सर। तो 100 रुपये तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, अब उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल दिया, तुम INR 90,000 दे रहे हो और जीबीपी ले रहे हो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एंड द एक्सचेंज रेट ऑफर्ड इज 90 रुपीज, यानी तुमको 1000 जीबीपी मिलेगा। जी। और आरबीआई का उस दिन का रेट है 89, तो तुम्हारा उसका गैप कितना हो गया आगे? द टैक्स था 1 रुपये। 1 मिनट। 1 रुपया। हाँ ठीक है, वही बोला है 1 रुपया। 1 रुपया इंटू $1,000 जीबीपी जी। 1000 पे जीएसटी लगेगा। सर आप करवा क्या रहे थे एग्जाम्पल में? बेटा एक जगह हम सेलिंग रेट का बात किया, एक जगह बाइंग रेट। तो तुम्हारा बाइंग रेट और आरबीआई का रेफरेंस रेट का डिफरेंस, या तुम्हारा सेलिंग रेट और आरबीआई का रेफरेंस रेट का डिफरेंस, ये पकड़ना। अब हम नक्शल में बात खत्म कर। तुम अगर डॉलर बेचने जा रहे हो तो तुम्हारा सेलिंग रेट और आरबीआई का रेफरेंस रेट दोनों का गैप
और अगर तुम डॉलर बेचने जा रहे हो तो तुम्हारा बाइंग रेट इंटू माइनस आरबीआई का रेफरेंस रेट। ठीक है, मतलब सिंपल बोले। बाइंग रेट अलग से कैसे, मतलब क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। सर आप बोले कि आरबीआई के रेफरेंस रेट वो तो पता चल जाएगा, मेरा जो तुम्हारा बाइंग रेट सेलिंग रेट बेटा, वो जो तुमको एक्सचेंज रेट वाला आइटम दे रहा आदमी, हाँ वो तुम्हारा रेट हो गया। अच्छा ठीक है। अरे बेटा ऑब्वियस सा बात है, आरबीआई का रेट जो उसको मिल रहा है, अगर तुम डॉलर बेचने जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो तुमको उससे कम पैसा देगा, तभी तो वो कमाएगा। और तुम डॉलर खरीदने जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुमसे ज्यादा चार्ज करेगा, तभी तो वो कमाएगा। ठीक है, हाँ। मतलब सिंपल बोले, तुमको जो रेट ऑफर हो रहा है माइनस आरबीआई का रेफरेंस जी। बात। लेकिन अगर सेकेंड लाइन में क्या बोला, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं अवेलेबल होता तो इस केस में है अवेलेबल। सर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इतना फेमस है, पाउंड, सर डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, ये सब दिनार, ये तो इतने फेमस है कि इनका हर समय रेट हो। यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट फॉर कि अगर नहीं अवेलेबल होता तो तुम कितना रुपया, तुम कितना INR दे रहे हो? 90,000। उसका 1% 900 रुपया जी। 900 रुपया वैल्यू मान लेंगे, उस पर GST बुझे? हाँ क्लियर है बात? जी सर। अच्छा सर, अगर मान लो हम डॉलर के बदले पाउंड लेने जा रहे हैं या यूरो के बदले येन लेने जा रहे हैं, मतलब दोनों में से कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है, जी सर, तब क्या होगा? तभी 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट। सिंपल रख रहा है डिपार्टमेंट, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, 1% of the lesser of the amount changing the money would have been received by the converting two currency into Indian rupees on the day of RBI। तुम डॉलर के बदले पाउंड लेने जा रहे हो ना, डॉलर के बदले रुपीस में कन्वर्शन हो रहा है। हम बता रहे हैं, सुनो मेरा बात, हम एग्जांपल समझा रहे हैं। आप डॉलर के बदले पाउंड लेने जा रहे हो जी, तो डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो और पाउंड को भी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो। अच्छा। दोनों में जो लेसर है उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे और GST लग जाएगा। लेट से तुम्हारे पास $1000 है, तुम डॉलर बेचने गए क्योंकि तुमको डॉलर के बदले पाउंड चाहिए, तो डॉलर बेचोगे तब तो पाउंड खरीदोगे। हाँ सर। तो डॉलर के बेचने का रेट आज के दिन मान लो 84 है, तो 1000 into 84 वैसे ही तुम पाउंड जब लेने का, एक पाउंड का दाम मान लो 98 है, 1000 पाउंड चाहिए तुमको, तो 98,000। दोनों में से लेसर कौन? 84,000। उसका 1% तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे, उस पर GST लगा। अच्छा, ये था ऑप्शन 1। मतलब चाहे तो सप्लाई चेंजर ये ऑप्शन ले ले। एक और ऑप्शन 2 है, क्या बोला? ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज अप टू 1 लाख अगर है, ये सिंपल रखा। देखो ऊपर में पूरा कन्वर्जन करके करना पड़ेगा, है ना? ऑप्शन 1 में तुमको हाँ, कन्वर्जन करके करना पड़ेगा। अब तुम बोलते हो सर जी इतना कन्वर्जन नहीं होगा हमसे, बंद कीजिए ये सब नाटक। कोई आसान तरीका है? हाँ है। अगर अप टू 1 लाख इंडियन रुपीज है तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट या फिर ₹250 whichever इज हायर, तुम GST दे दो, बात खत्म। कोई कन्वर्जन का ड्रामा मत दो। और 1 लाख से ऊपर जितना होगा, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक स्लैब लगा दिए। स्लैब बेटा जी, तो 1000 प्लस 0.5% जो भी एक्सेस अमाउंट है उसका। अगर 10 लाख से भी ज्यादा है तो 5,500 प्लस 0.1% और ₹60,000 whichever is due। ठीक है? जी मतलब सर सिंपल बात किया, ऊपर बोला कन्वर्जन कर लो अगर कर सकते हो तो। अगर तुमको लगता है नहीं भैया इतना कन्वर्जन हम नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटा मनी चेंजर है, तो गवर्नमेंट बोला ठीक है एक काम करो,
1 लाख तक अगर इंडियन रुपीज है तो 1% ऑफ 1 लाख या ₹250 विच एवर इज हायर तक जीएसटी दे दो, बात खत्म करो। 1 लाख से 10 लाख है तो सर 1 लाख पे 1% कितना होता है बेटा? 1000 होता है ना? हाँ। तो 1000 प्लस एक्स्ट्रा वाले अमाउंट पे 0.5 और 10 लाख तक अगर होता तो 10 लाख से ऊपर है तो 10 लाख का 1%, 10 लाख का ये वैल्यू जो निकालते तो 5,500 आता ही ना स्लैबिंग। 1 लाख तक 1000, 1 लाख से 10 लाख और कितना हुआ? 9 लाख। 9 लाख का 0.5% कितना होगा? 4,500। 4,500 प्लस 1000 हो गया ना 5,500। वो जो स्लैब नहीं लगाते हो 2.5 लाख तक जीरो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख से 12,500 निकल के आएगा ये अपने आप ही, अगर हायर अमाउंट है तो, है ना? हाँ सर। वही कंसेप्ट लगा तो सर ये निकाल लो या ₹60,000 विच एवर इज लोअर, मतलब 60,000 के ऊपर जीएसटी नहीं लगी। ठीक, यस। नेक्स्ट पकड़ा जो लोग एयर टिकट बुकिंग का काम करते हैं उनको, ट्रैवल एजेंट एयर ट्रैवल एजेंट बोला हम खाली सर, ऑब्वियस बात है एयर वाला पे ही झमेला है ज्यादा। रेलवे टिकट बुकिंग तो वैसे भी IRCTC से होता है, वो डायरेक्ट जीएसटी काट चुका होता है जी। तो सर यहाँ पे सिंपल रखा, अगर डोमेस्टिक बुकिंग है 5% ऑफ द बेसिक फेयर, और अगर इंटरनेशनल बुकिंग है तो 10% ऑफ द बेसिक फेयर। अब ये बेसिक फेयर क्या होता है? फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रैवल एजेंट। बेटा ये लोग एयर ट्रैवल एजेंट का बात कर रहा है, एजेंट कितना जीएसटी भरेगा? ठीक बात। एजेंट ना वो जो रेलवे एयरलाइंस होता है, सॉरी रेलवे बोलो, एयरलाइंस होता है, मान लो इंडिगो, मान लो एयर इंडिया, ठीक बात। वो लोग क्या होता है? एयरलाइंस होता है। वो लोग कई एजेंट लोग होते हैं जिनसे आप टिकट बुक करते हो, आप डायरेक्ट भी एयरलाइन से बुक कर सकते हो, वहां झमेला नहीं है। बात हो रहा है एजेंट का, एजेंट कितना कमीशन पे जीएसटी देगा, एजेंट का कमीशन कितना माने? हम वैल्यू पूछ रहे हैं, वैल्यू जीएसटी नहीं है 5%, 10%। कमीशन का वैल्यू। हाँ कमीशन का वैल्यू, वेरी गुड, जिसपे जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल बात बोला, बेसिक फेयर का 5% या बेसिक फेयर का 10%। ये बेसिक क्या होता है? अरे बाबा जो एयरलाइन कंपनी जिसपे उस एजेंट को कमीशन कैलकुलेट करती, वही है बेसिक फेयर। ठीक है, क्योंकि एयर टिकट में बहुत सारा चार्जेस होता है ना। यस सर, अलग अलग। खाली बेसिक फेयर का बात की है, कमीशन तो बेसिक फेयर पे मिलेगा आपको, बोर्डिंग हेल्थ केयर उन सब पे कमीशन नहीं मिलेगा एजेंट, वो तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है। लेकिन टिकट में तो सब चार्ज हो जाते हैं। मेरा टिकट है मान लो यहाँ से जयपुर जाने का 6,000 रुपया, वो 6,000 मेरे से ले रहे हो, 6,000 में बहुत कुछ इंक्लूडेड है बेटा जी। तो वो 6,000 पे पूरा कमीशन नहीं मिलता है एजेंट। मान लो 4,500 बेसिक फेयर है और 1,500 रुपये अदर चार्जेस है एयरपोर्ट का, तो एजेंट को तो 4,500 रुपये कमीशन मिलेगा। ठीक है, यस। अब ये कमीशन का परसेंटेज बदलता रहता है। गवर्नमेंट बोला हम उतना ट्रैकर नहीं कर सकते, बोला हम 4,500 बेसिक फेयर है, डोमेस्टिक है तो हम 5% मान लेंगे, इंटरनेशनल है तो 10% कमीशन मान लेंगे। अब ज्यादा मिलता है तो प्रॉब्लम नहीं है हमको, कम मिलता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कमीशन इसी पे लेंगे। अगर टिकट का दाम का बेसिक फेयर 4,500 आ रहा है, हम तो 4,500 का 5% लगा देंगे अगर जयपुर जा रहे हो। और यही अगर हम दुबई जा रहे हैं और मेरा बेसिक फेयर आ रहा है लेट से 40,000, टिकट का दाम मेरा लग रहा होगा 60,000 70,000, बेसिक फेयर अगर 40,000 आ रहा है तो 40,000 पे 10% कमीशन मान लेंगे एजेंट का और उस पर जीएसटी ले लेंगे। समझ में आया बात? हाँ सर। अगला है LIC, छोटा छोटा है, 2-3 अब खत्म होने वाला है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो देखो, एजेंट को पता है तुमको कमीशन कैसे मिलता है LIC के एजेंट को? तुम जो हर साल प्रीमियम भरते हो ना, तुम जो हर साल प्रीमियम भरते हो उसका कमीशन मिलता है। अच्छा, ठीक है जी सर। तो सर हम जो प्रीमियम भरते हैं कितना कमीशन मिलता है एजेंट? पहला साल बहुत हेवी कमीशन मिलता है,
और सेकेंड ईयर से कमीशन कम होता जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, when policy also have features of investment and such an amount is intimated to the policy holder at the time of supply। तुम्हारे पॉलिसी में दो पार्ट होता है, एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू है और एक तुम्हारा कवरेज वैल्यू है। इंश्योरेंस का जो तुम प्रीमियम भरते हो उसमें दो ब्रेकअप होते हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू और तुम्हारा रिस्क कवरेज। ठीक है, मेरा बात समझ में आया? तुम अगर प्रीमियम भर रहे हो साल का 15,000 रुपया, लेट से उस 15,000 में 8,000 तुम्हारा रिस्क कवरेज है, बाकी 7,000 तुम्हारा इन्वेस्टमेंट की तरह मानते हैं। वो पॉलिसी होल्डर को पहले बता दिया जाता है। अगर बता रहा है तो ग्रॉस प्रीमियम चार्ज फॉर पॉलिसी होल्डर लेस द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जितना तुम्हारा रिस्क प्रीमियम है ना जी, वही उस कमीशन एजेंट के लिए माना जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया, अगर ग्रॉस प्रीमियम 60,000 है जिसमें से 55,000 बोलता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, तो बाकी कवरेज रिस्क कवरेज वैल्यू कितना है? 5,000। ठीक है, हाँ सर। तो वो 5,000 एजेंट का वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाए। अगर सिंगल प्रीमियम भरते हो, बहुत सारा ऐसा पॉलिसी होता है ना जिंदगी में बस एक बार प्रीमियम भरना है और ये ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है, तो फिर 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम ही मान लिया जाएगा कमीशन। ठीक है। और अगर सिंगल प्रीमियम नहीं भरते हो, तोड़ तोड़ के प्रीमियम भरते हो, तो फर्स्ट ईयर में 25% ऑफ द प्रीमियम और सब्सिक्वेंट ईयर से 12.5% ऑफ द प्रीमियम एजेंट का कमीशन मान लिया जाए। क्लियर है बात? सर वो रिस्क कवरेज वाला पोर्शन का ही ना? देखो, तुम जो पॉलिसी का प्रीमियम भरते हो ना, हाँ, उसमें कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट में जाता है, कुछ पार्ट रिस्क कवरेज में जाता है। जी। तो जितना इन्वेस्टमेंट में जा रहा है ना, उससे कमीशन नहीं माना जाता। हाँ, जितना रिस्क कवरेज में जा रहा है उसको कमीशन माना जाता, उस पे जीएसटी कैलकुलेट। हाँ, ठीक ठीक है। हाँ, और अगर ऐसा कोई ब्रेकअप ही नहीं है, मतलब ये बता दिया जा रहा है, हमें क्या बोला, पॉलिसी होल्डर को बता दिया जा रहा है ये बात, तो फिर हाँ सर, तभी होगा। अगर ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा है तो गवर्नमेंट बोला ठीक है 10% हम सिंगल प्रीमियम, अगर सिंगल प्रीमियम है तो उसका 10%, और अगर ब्रेकअप में प्रीमियम है, हर साल तक अगले 5 साल तक भरेंगे प्रीमियम हम, अगले 10 साल तक भरेंगे प्रीमियम हम, तो पहला साल का प्रीमियम का 25% और सब्सिक्वेंट ईयर का 12.5%। ठीक है। और अगर सर एंटायर प्रीमियम ही रिस्क कवरेज के लिए, तो पूरा पे लग जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पार्ट पे जीएसटी वाला बात नहीं करना चाहते। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ सर, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट बोला लास्ट आज के लिए, सेलिंग एंड सेकेंड हैंड गुड्स। बहुत जन है ना इंडिया में कारबेचो.com, जो लोग सेकेंड हैंड आइटम तुमसे लेते हैं और आगे बेच देते हैं। हाँ सर। बेटा उनके क्या पूरे गुड्स पे जीएसटी लगेगा? नहीं, आज का जो वैल्यू है उस जितना वो लोग एक्स्ट्रा डिफरेंस कमा रहा है वही तो उनका सर्विस वैल्यू है ना। हाँ हाँ, यहाँ पे वही बोला, इफ सेकेंड हैंड गुड्स यूज गुड्स सच एज आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग व्हिच डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द गुड्स। सेकेंड हैंड किसको बोलते हैं? माइनर सा चेंजेस करके बेच दे रहे। जी। पूरा चेंज कर दे रहे तब सेकेंड हैंड नहीं मानेंगे उसको। जैसे मान लो अभी मेरे एक मम्मी का एक टूटा हुआ अलमीरा है, ठीक है, हाँ, मेरी मम्मी एक अलमीरा वाला से बात करके आई, बोली मेरा एक पुराना अलमीरा वो ले लो और हमको नया अलमीरा दे दो। तो नया अलमीरा का दाम बहुत बताया, तो मम्मी उससे ऐसे ही पूछ ली, ये अलमीरा रिपेयर कर दोगे? बोला हाँ कर देंगे। मान लो वो ये अलमीरा ले लेता तो, और वो थोड़ा बहुत चेंजेस करके बेच देता तो सेकंड हैंड मानते, और पूरा ही वो लोहा को तोड़ के नया अलमीरा बना के बेच दे तो फिर सेकंड हैंड का बात ही नहीं है सर। ठीक है। हाँ, तो सेकंड हैंड किसको बोला यहाँ वो बताया, माइनर प्रोसेसिंग कर रहा है और तुमसे कोई जीएसटी नहीं ले रहा है। जब मम्मी उसको वो अलमीरा बेच रही है, मम्मी उससे जीएसटी ले रही है क्या?
नहीं। नहीं लेनी सर, आप नॉर्मल कंज्यूमर, आप क्या जीएसटी? तो इनपुट नहीं है एंड फर्दर प्रोसेसिंग भी कुछ बड़ा नहीं है, तो फिर सर जितना डिफरेंस में वो आपसे लेके आगे बेच रहे हैं उसी को उसको सर्विस वैल्यू मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसी पे जीएसटी लगाएंगे। ठीक है जी मम्मी सर। से वो 8,000 में अलमीरा लिया और उसको कोई बहुत बड़ा प्रोसेसिंग नहीं करके मान लो उसको 9,000 में बेच दिया, और मम्मी उससे जीएसटी नहीं लेती, उसको कोई इनपुट नहीं है, तो कितना कमाएगा इस पे? 1,000 रुपया ना। हाँ तो ऑब्वियस बात है ये 1,000 ही उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। ठीक है जी सर। लेकिन मान लो अगर वही 8,000 में लेके उसको मान लो 7,500 में बिकता, हो ही सकता है ना सर, लॉस कौन बोला बिजनेस में लॉस नहीं हो सकता? एवरी पॉसिबिलिटी। तब क्या होगा? सर लॉस होगा तब जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ तब फिर जीएसटी नहीं लगे। ठीक है जी सर। तो ये था इसका कहानी। मोटा मोटी हो गया आई थिंक। मोटा मोटी वी आर डन। ठीक है तो वैल्यू ऑफ जी। सप्लाई बहुत बड़ा टॉपिक खत्म। अगला एक बड़ा टॉपिक बचा है खाली इनपुट